कैसे हो? गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले 2 क्लासों में आपने भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया। भारत का भूस्थल जो उसका भू आकृतिक स्वरूप है वो कैसा है और उसके निर्माण में किन किन शक्तियों की भूमिका है, जिसमें आपने अपक्षय, अपरदन, भूवर्तनिक प्लेटें, इनके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया, पहली क्लास में। और उसके बाद से जो नेक्स्ट जो क्लास हुई थी आपकी, उसमें मैंने आपको विभिन्न प्रकार की जो प्लेटें हैं और प्रकृति ने भारत को प्राकृतिक रूप से कितनी भू आकृतिक विभागों में विभाजित किया है, ऐसे 6 विभागों के बारे में मैंने कल आपको बताया। आशा करता हूं कि आप उनके नाम आपने याद कर लिया होगा। अब कुछ बच्चों के प्रश्न आए थे कि सर उसमें हम अलग अलग विभाजन समझ में नहीं आ रहा, तो आज मैं उन 6 का अलग अलग विभाजन दिखाऊंगा और फिर उसके पहले उत्तर के पर्वतीय भाग से संबंधित टॉपिक आपको बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे जैसे कल ही बताया था कि भारत के मानचित्र के ऊपर जो है यहाँ पे पामीर की गांठ है, इसको संसार का छत भी कहा जाता है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार है। तो इसको तिब्बत का पठार, पामीर का पठार आदि नामों से जानते हैं। इसको हम संसार की छत की उपमा से भी विभूषित करते हैं। इससे संबंधित 2 श्रेणियां निकली हुई हैं। इधर पश्चिम साइड में हिंदुकुश पहाड़ियां और इधर आपके पूर्वी साइड में कुल्लुन पहाड़ियां। अब इन्हीं पहाड़ियों से विभिन्न प्रकार की श्रेणी निकली हुई है, जिसमें एक श्रेणी ये है, इसको हम कहते हैं कराकोरम। काराकोरम श्रेणी। दूसरे को हम कहते हैं, यहीं पे एक है छोटा सा भाग है इसमें जो पूर्ण रूप से भारत में ही स्थित है, लद्दाख। लद्दाख श्रेणी। और इसी के पास से ही एक श्रेणी है जिसको हम जास्कर श्रेणी कहते हैं। और यहीं से आपका हिमालय पर्वत, और सबसे नीचे इस तरह से आपने देखा इसमें कि यह एक अलग भाग है, पर्वतों का एक अलग भाग है। इसके बाद चाहे आप चाइना हो, उधर आपका म्यांमार है, इधर आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अन्य क्षेत्र हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों ने सभी देशों को एक तरह से भारत से अलग कर रखा है, यानी भारत की सीमाएं जो इनसे जुड़ी हुई हैं वो इन पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपका ऊपर से मैंने श्रेणी वाइज आपको पूरे नाम बता दिए। यानी कि अब हम जो हमारा पहला भाग है विभाजन का, उत्तर का पर्वतीय भाग, तो भारत के मैप में यह स्पष्ट उल्लेख हो चुका है कि भारत का पर्वतीय भाग का क्षेत्र क्या है। ये वाला हिस्सा आपका पर्वतीय भाग है और इसमें हमारा आपका कोई योगदान नहीं है। पर्वत अपने आप ही एक अलग है। कैसे इसकी रचना हुई वो मैंने आपको पहली क्लास में बताया भी कि यह भूवर्तनिक जो प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों के आपस में टकराने के कारण इसका उद्भव हुआ, बलन के कारण, यानी अवसादी चट्टानों में मोड़ उत्पन्न होने के कारण। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है, उत्तर का विशाल मैदान। अब इस उत्तर के विशाल मैदान में
आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी सदावाहिनी नदियां हैं, ये सभी नदियां उत्तर के पर्वतीय भागों से प्रवाहित होती हैं। तो मुख्य रूप से अभी इसको मैं नदियों को विस्तार से जब बताऊंगा तो आपको सेकेंड चैप्टर में, अभी जो प्रवाह का चैप्टर है उसमें आप सारी नदियों की जाल के बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इन पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां प्रवाहित होती हैं और ये नदियां अपने साथ विभिन्न प्रकार के पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में तोड़ के, फोड़ के, घिसकर, उन्हें तलछट में बदलकर उनको लाकर इन क्षेत्रों में जमा कर देती है, जहां पे यहाँ पे समतल भूमि का निर्माण हो जाता है, जिसको हम उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। और इसका जो क्षेत्र है यानी ये पूरा भाग जो है इसको हम मैदानी भाग के रूप में देख सकते हैं। यानी ये भाग क्लियर हो गया। इसके बाद जो उसका तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार को भी मैंने कल आपसे बताया था इनको हम टोटल को मिला के कहते हैं मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, और इसको कहते हैं दक्कन का पठार। सामान्य रूप से इसको हम कह सकते हैं उत्तर का पठार, और इसको कह सकते हैं दक्षिण का पठार। अब इस मध्य उच्च भूमि को यानी उत्तर के पठार को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसको कहते हैं मालवा का पठार, और इसको कहते हैं हम जो बुंदेलखंड की भूमि है, बुंदेलखंड बघेलखंड, और ये जो तीसरा भाग है जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है खनिज की दृष्टि से, सबसे ज्यादा प्राकृतिक खनिज संपदा यहां पाई जाती है, तो ये छोटा नागपुर का पठार है, और ये आपका नीचे दक्षिण का पठार है ही है। और उससे नीचे जब हम इधर देखते हैं यह उपजाऊ भूमि होती है जो समुद्र की लहरों के द्वारा लाई गए तलछट के जमा होने से इसका निर्माण होता है। इनको हम समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। चौथे नंबर पे आपका है समुद्र तटीय मैदान। अभी समुद्र तटीय मैदान को हम 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और दूसरा होता है आपका पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। यानी यह चौथा भाग जो समुद्र तटीय मैदान का है, यह अपने आप ही 2 भागों में बट गया है। इधर पश्चिमी क्षेत्र को हम पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और इधर पूर्वी क्षेत्र को हम पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। इसे हम पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं और इसको हम पूर्वी घाट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद से जो आपका 5वां बिंदु है
वो है मरुस्थल। अब मरुस्थल जो है, ये भाग मरुस्थलीय है। अब आप भारत के मैप में देख के ही बता सकते हैं कि इनका विस्तार किन राज्यों में है। यानी इनका विस्तार जो है राजस्थान, पंजाब का थोड़ा बहुत भाग, हरियाणा का छोटा सा भाग मिलाकर यह मरुस्थलीय क्षेत्र बनता है, जिसको हम विश्व में थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और आपका जो पांचवा छठा बिंदु है वो है आपका द्वीप समूह। अब वह द्वीप समूह आपके यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप के रूप में, इसे कहते हैं लक्षद्वीप समूह। और इसी तरह से यहां पे छोटे छोटे द्वीप के रूप में लंबी पट्टी के रूप में एक द्वीप समूह पाया जाता है, जिसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। अब मानचित्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, आप अगर ध्यान देंगे तो आपको आगे बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मानो मानचित्र में सागर के बारे में पूछता है कि अरब सागर को और हिंद महासागर को मानचित्र में दिखाइए या बंगाल की खाड़ी को दिखाइए, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको हम कहते हैं अरब सागर और इधर को कहते हैं हिंद महासागर है। इसका ऊपरी भाग जो बंगाल के आसपास का क्षेत्र है हिंद महासागर का, इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। तो इस तरह से ये भाग अपने आप ही इसको मतलब समझ सकते हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है इसको। अब ये 6 भाग इसके जो प्राकृतिक विभाजन के रूप में है, ठीक है। तो आप आशा करता हूं कि ये प्राकृतिक विभाजन को आप समझ चुके होंगे और आप इसे कॉपी में अपने चित्र बनाकर इन 6 भागों के नाम लिख लेंगे कि कौन कौन से ये 6 भाग हैं और उनको चित्र बनाकर प्रदर्शित करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, अब उत्तर के पर्वतीय भाग को मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका कुछ भाग मैं आपको ऊपर बता चुका हूं पर्वत श्रेणियों से संबंधित। अब आपको आगे और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं इनके बारे में मैं उल्लेख कर रहा हूं। इसे कॉपी में नोट भी करते रहेंगे और वीडियो के माध्यम से बार बार करके बाद में इसे देख लेंगे। ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि यहाँ पे सारी श्रेणियों के बारे में, हिंदकुश के बारे में पूछेगा, आप यहाँ दिखा सकते हैं। पामीर के घाट के बारे में या पामीर पठार के बारे में पूछेगा, यहाँ दिखा सकते हैं। कुल्लून श्रेणी के बारे में यहाँ दिखा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहली श्रेणी इसमें से निकल रही है पामीर की घाट से, उसमें सबसे पहली जो आपकी काराकोरम श्रेणी है। उसके बाद से दूसरी जो श्रेणी है वो आपकी लद्दाख श्रेणी है, जो पूर्ण रूप से भारत में ही डेवलप है। और अभी लद्दाख के बारे में सुना कि लद्दाख जो है वो अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना है। तीसरा आपका जास्कर की श्रेणी, चौथा है, और बाकी जो है आपकी चौथी श्रेणी है वो हिमालय श्रेणी है। और इस हिमालय श्रेणी को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। इसे हम कहते हैं महान हिमालय, दूसरे को हम कहते हैं मध्य हिमालय, और ये तीसरे को कहते हैं निम्न हिमालय या शिवालिक की श्रेणियां। तो ये आपके
हिमालय श्रेणी है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया। तो ये उत्तर के पर्वतीय भाग का वर्णन है। इसके बाद एक यहाँ पे पर्वत श्रेणी है जिसको हम अरावली श्रेणी कहते हैं। अरावली श्रेणी यह विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी है जो भारत में ही स्थित है और इसके बारे में अक्सर मानचित्र के प्रश्न में पूछा जाता है। इसके बाद से यहां से श्रेणी है जिसे कहते हैं विंध्याचल श्रेणी। इसी के बाद से एक और श्रेणी है, इसे कहते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी। और इस सतपुड़ा श्रेणी से ही संबंधित यहाँ पे एक छोटी सी श्रेणी है जिसको हम कहते हैं महादेव। और यहाँ पे भी एक श्रेणी है जिसे हम कहते हैं कैमूर। विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा, महादेव और कैमूर। और इससे अलग जब हम इधर आएंगे पश्चिमी घाट की तरफ तो यहाँ पे पश्चिमी तट के सहारे एक ऐसी श्रेणी है और इसके बाद से पूर्वी घाट के सहारे ऐसी श्रेणी है। इसको हम जैसे पहले बताया पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। सीधी सी बात है, इसको पश्चिमी घाट श्रेणी और इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट श्रेणी। अब इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये आपके मतलब जितनी सारी श्रेणी हैं और इस हिमालय से जुड़ी हुई यहाँ पे असम में 3 प्रकार की छोटी छोटी श्रेणियां हैं जिसको कहते हैं गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पहाड़ियां हैं छोटी छोटी जो असम में, मेघालय में और त्रिपुरा के भागों में यह विस्तृत है, जो शिवालिक की श्रेणी का ही एक भाग है। अब इसमें यहां पे एक छोटी सी श्रेणी है बिहार के आसपास में जिसको कहते हैं पारसनाथ की श्रेणी। और यहीं पे छोटी सी श्रेणी है आपके झारखंड में और बंगाल के आसपास जिसको कहते हैं राजमहल श्रेणी। पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को हम कहते हैं महेंद्रगिरी। लगभग 1501 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। और दक्षिण पश्चिमी घाट के सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी को हम कहते हैं अनाईमुड़ी, जिसकी 2610 के आसपास लगभग में मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। अब इसमें अधिकांश ऊंचाई जो है इससे 2500 के आसपास एक और पर्वत श्रेणी है जिसको दोदा बेटा कहा जाता है। अब यहीं पे आप इसे ध्यान से सुनते रहेंगे, यहां पे कार्डमम पर्वत है, इलायची की पहाड़ियां। वैसे देखा जाए तो कार्डमम। इसके बाद जब हम थोड़ा सा ऊपर यहां पे जाएंगे तो यहां पे नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाएंगी। नीलगिरी की पहाड़ियां। और यहीं पे छोटा सा अगर आगे देखें तो यहां पे एक और पहाड़ी पाई जाती है जिसे कहेंगे हम
अन्नामलाई, अन्नामलाई। तो ये मुख्य रूप से भारत की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर से संबंधित जो पहाड़ियां हैं उसके बारे में पूछा गया, और अक्सर ये मानचित्र में आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे नीलगिरी के बारे में पूछा जाएगा, दक्षिण भारत के जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो आपका अनाईमुड़ी है, और इसके बाद से अन्नामलाई है, कार्डमम है, यहीं पे आपका दोदा बेटा है। अब इसकी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की विशेषता है कि यह कहीं से कटी फटी नहीं है, जबकि पूर्वी घाट की पहाड़ियां एक साथ जुड़ी हुई नहीं है, बीच बीच में वो कटी हुई है और अलग अलग पहाड़ी ग्रुप में। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को महन शिखर के नाम से जानते हैं पूर्वी घाट के। तो ये सारे पर्वत श्रेणियों के बारे में आपको बताया गया। इस अरावली पर्वत श्रेणी पे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जिसे कहते हैं माउंट आबू। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर, इस माउंट आबू पर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो अरावली की है वो गुरु शिखर है। अब गिर शिखर में आपके यहां पे देखते हैं छोटा सा भाग है इसमें, गुजरात में गिर की पहाड़ियां। और इसके अलावा जब हम इसमें ऊंचे पर्वत शिखर की बात करेंगे तो अधिकांश जो विश्व की ऊंचे पर्वत शिखर हैं जो टॉप 10 में हैं वो अधिकांश भारत और नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो आपकी एवरेस्ट है। एवरेस्ट 8,848 वर्ग मीटर, 8,848 मीटर। विश्व की जो दूसरी ऊंची चोटी है वो है आपका केटू गाडविन। केटू गाडविन 8,611। अब एवरेस्ट तो आपके यहां पे नेपाल में स्थित है, जबकि केटू गाडविन आपके यहाँ पे कराकोरम की जो श्रेणी है इस कराकोरम श्रेणी पर स्थित है केटू के नाम से। इसके बाद जो ऊंचे पर्वत श्रेणियों में जो नाम आता है, यहाँ पे जास्कर की श्रेणी में एक पर्वत है जिसे कहते हैं नंगा पर्वत। इसको हम कहते हैं नंगा पर्वत। इसके अलावा जब हम और इधर आते हैं आपका, तो आपके देखिए नेपाल में पर्वत श्रेणी है जिसे कहते हैं धौलागिरी। धौलागिरी। अब जो तीसरे नंबर की जो ऊंचे पर्वत श्रेणी है, तीसरे नंबर पे पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे वो कंचनजंगा। और ये आपके यहाँ पे सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पे यहीं पे एक और पर्वत श्रेणी है नेपाल में जिसे हम अन्नपूर्णा पर्वत के नाम से जानते हैं। अन्नपूर्णा पर्वत। और इसके बाद उत्तराखंड में आपका एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहते हैं नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत जो मुख्य पर्वत श्रेणी है मैं उसके बारे में बता रहा हूं, और यह मानचित्र से संबंधित मैं आज ही टॉपिक बता रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से आप नोट करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास ली जाएगी, इसके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए उसको याद रखना है आपको। अब इसके बाद जब हम इधर आपके आते हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश में आसपास में यहाँ पे, तो यहाँ पे पर्वत है
नामचा बरवा, नामचा बरवा। अब इससे अलग आपने यहाँ पे नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, आपके इस मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इसके बारे में आप मानचित्र से ठीक तरीके से देख लेंगे। आज आपको एक तो भारत का प्राकृतिक विभाजन का मैप बनाना था, और उसके बाद से दूसरा जो है आपके भारत के जो प्रमुख पर्वत श्रेणी और उनके पर्वतों के नाम हैं, तो उनका मानचित्र बनाकर, और आप इन सभी पर्वत श्रेणियों के, पहले तो पर्वत श्रेणियों के नाम लिखेंगे एक जगह, और उसके बाद से महत्वपूर्ण ऊंचे पर्वत, उन पर्वतों के नाम लिखेंगे और उनकी ऊंचाई आपके बुक में उपलब्ध है। आप अपने बुक के माध्यम से इसको लिखने का प्रयास करेंगे। आपके बुक में उसमें केटू गार्डविन का नहीं दे रखा था, केटू गार्डविन का मैंने इसमें लिख दिया है, तो उसके आधार पर आप इसे बना लेंगे।